नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मंजू रानी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सरिता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। उषा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। भाई क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्लास को लाइक कर दें। जो अकबर की क्लास थी, उस अकबर की क्लास को अपन पढ़ रहे थे, उसके आगे की चर्चा अपन कर रहे हैं। अकबर जो था उसको आगे पढ़ने वाले हैं, अकबर के आगे चर्चा करने वाले हैं। रितिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़िए, जो क्लास है अकबर की आगे वो पढ़ेंगे, उसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो देखिएगा, आगे कुछ अभियान चल रहे थे अकबर के, और उन अभियानों की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। शिल्पा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। अकबर की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, अकबर ने, सुमन कुमावत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। शिल्पा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अकबर ने एक जो है दरबार लगाया था। अकबर का एक दरबार है, नागौर दरबार। अकबर का 1570 ईस्वी का नागौर दरबार। अकबर का 1570 ईस्वी का नागौर दरबार, ठीक है। अब देखो, जो नागौर दरबार लगाया अकबर ने, इसका उद्देश्य क्या था? इस अकबर के नागौर दरबार का आपके वास्तविक उद्देश्य है और एक क्या है, घोषित उद्देश्य। तो इस अकबर के नागौर दरबार का जो घोषित उद्देश्य है वो तो क्या था? अकाल राहत कार्य। इसका जो घोषित उद्देश्य था वो क्या था? अकाल राहत कार्य था, कि अकाल पड़ा हुआ था तो अकाल राहत कार्य करवाए जाएंगे। तो ये तो इनका क्या था? घोषित उद्देश्य था। मैं बात करूं इसका वास्तविक उद्देश्य, इसका वास्तविक उद्देश्य, जो वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य की अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के राजाओं को, मारवाड़ व उसके आसपास के शासकों से, आसपास के शासकों से अधीनता स्वीकार करवाना। ध्यान रखिएगा, अकबर ने नागौर दरबार लगाया, और नागौर दरबार का मुख्य रूप से 1570 में 1570 ईस्वी में इसका जो घोषित उद्देश्य था, अनाउंसमेंट जिस उद्देश्य के लिए किया है, वो घोषित उद्देश्य तो क्या है कि अकाल राहत कार्य करवाए जाएंगे अकबर द्वारा। तो सभी राजाओं को वहां पर दरबार के अंदर इकट्ठा होना है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तविक उद्देश्य क्या था कि मारवाड़ व उसके जो आसपास के शासक थे उनसे क्या करवा लेना? अधीनता स्वीकार करवा लेना। उनसे अधीनता स्वीकार करवाना अकबर का क्या था? वास्तविक उद्देश्य था। अब ध्यान समझिएगा, इस नागौर दरबार के दौरान क्या हुआ। इस नागौर दरबार के दौरान जब अकबर ने लगाया, तो नागौर दरबार के दौरान अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, अकबर जब नागौर दरबार लगवाता है, इस दौरान क्या करवाता है? शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। ये जो शुक्र तालाब है, वहां पे इस तालाब के पास में, इस तालाब के पास में एक तालाब और है भाई। वहां पे इसके पास में एक तालाब और है जिसका नाम है गिलानी तालाब। जिसका नाम क्या है? गिलानी तालाब। ये जो गिलानी तालाब है, इस गिलानी तालाब का जो निर्माता है, इस गिलानी तालाब का जो निर्माता है वो कौन है? संत
हमीमुद्दीन नागौरी। कौन है भाई? संत हमीमुद्दीन नागौरी। ये वही आपके संत हमीमुद्दीन नागौरी हैं जिनको संतों का बादशाह या इन्हीं को सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। वे इन तो को संतों का बादशाह और सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। इनकी एक दरगाह है, वो दरगाह है तारकीन की दरगाह। तारकीन की दरगाह जो कि कहां पे है? नागौर में है। भाई थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। सरिता वर्मा क्या हुआ? क्लास स्टार्ट नहीं हुई? कहाँ खोए हुए? क्लास चालू कब की होगी? देखो, अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाया। इस नागौर दरबार का जो घोषित उद्देश्य है वो तो क्या है? अकाल राहत कार्य है। इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो मारवाड़ व उसके आसपास के शासकों से अधीनता स्वीकार करवाना है। ध्यान रखिएगा, इसके दौरान जो लगवा रहा है नागौर दरबार, उसके दौरान जो वहां पे अकाल पड़ा हुआ था नागौर के अंदर, तो वहां पे क्या करता है? ये एक तालाब का निर्माण करवाता है अकबर। उस तालाब का नाम क्या है? शुक्र तालाब। आपको पता होना चाहिए उस शुक्र तालाब के पास में एक तालाब और स्थित है। ठीक है, उस शुक्र तालाब के पास में एक तालाब और स्थित है जिसको अपने क्या बोलते हैं? गिलानी तालाब बोलते हैं। गिलानी तालाब के जो निर्माता है वो कौन है? संत हमीमुद्दीन नागौरी है। संत हमीमुद्दीन को संतों का बादशाह या सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। और इनकी जो दरगाह है वो कहां पे? आपके तारकीन की दरगाह नागौर में है। शिखा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। आगे मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, नागौर दरबार के दौरान की आगे मैं चर्चा कर लेता हूं, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, एक जगह है बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याणमल। बीकानेर के शासक कौन है? कल्याणमल। कल्याणमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तथा अपने दो पुत्रों को अकबर की सेवा में नियुक्त किया। अपने दो पुत्रों को अकबर की सेवा में क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। वो दो पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो है राय सिंह राठौड़, एक तो कौन है? राय सिंह राठौड़ हैं, और दूसरे कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। आप कभी पढ़ते हो बेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक जो ग्रंथ आप पढ़ते हो, उस बेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? आपके ध्यान रखिएगा, वो लेखक कौन? आपके पृथ्वीराज राठौड़ ही हैं। तो दो व्यक्तियों को, अपने जो दो पुत्र हैं, उनको अकबर की सेवा में क्या कर देता है? अकबर के दरबार में क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। तो ध्यान रखना, राय सिंह राठौड़ एंड पृथ्वीराज राठौड़ कहां पे नियुक्त कर दिए गए? अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिए गए। इसके अलावा मैं बात करूं, एक जगह तो कौन सी पड़ गई? ये बीकानेर। दूसरी जगह की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर के कौन थे? हर राय भाटी। हर राय भाटी। इसने भी क्या कर लिया? स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखिएगा, अब 1569 में इस दरबार से जस्ट पहले रणथंभौर, यानी मैं बोल सकता हूं हाड़ौती वाले एरिया के शासक कौन थे? सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा थे, और सुरजनहाड़ा ने भी स्वेच्छा से क्या कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो तीन व्यक्तित्व हो गए हैं, एक तो बीकानेर का हो गया है, दूसरा जैसलमेर का हो गया है,
तीसरा आपके रणथंभौरिया कहाँ का हो गया, हाड़ौती का हो गया है। इसको मैं वापस से रिपीट करता हूं। अकबर ने 1570 ईस्वी में एक दरबार लगाया जिसका नाम है नागौर दरबार। नागौर दरबार का जो घोषित उद्देश्य था तो वो तो था अकाल राहत कार्य, लेकिन जो आपके नागौर दरबार था उसका जो वास्तविक उद्देश्य था, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, मारवाड़ व उसके आसपास के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। ये दरबार लगाया गया। इस दरबार के दौरान अकाल जो है पड़ा हुआ था नागौर के अंदर, तो इसने अकाल राहत कार्य के लिए नागौर में कौन से तालाब का निर्माण करवा दिया, शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया। शुक्र तालाब के पास में एक तालाब और है जिसको आप गिलानी तालाब के नाम से जानते हैं। गिलानी तालाब के जो निर्माता है उनका नाम है संत हमीमुद्दीन नागौरी। गिलानी तालाब जो है उसके निर्माता संत हमीमुद्दीन नागौरी है। संत हमीमुद्दीन नागौरी को संतों का बादशाह, सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। इनकी जो दरगाह है उसको तारकीन की दरगाह के नाम से आप जानते हैं, और तारकीन की दरगाह कहाँ पे है, नागौर में। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जो नागौर दरबार लगाया उस नागौर दरबार के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, बीकानेर के शासक थे इस समय कल्याणमल। बीकानेर के शासक 1570 में कौन थे, कल्याणमल। 1544 से 74 तक ये शासक रहते हैं। तो बीकानेर के जो कल्याणमल थे उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से क्या कर लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपने दो पुत्र, एक तो कौन है आपके राय सिंह राठौड़ और दूसरा कौन है, पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को अकबर की सेवा में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसी समय जैसलमेर के शासक थे हर्राय भाटी, इन्होंने भी स्वेच्छा से अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक आपके व्यक्तित्व है रणथंभौरिया हाड़ौती के सुरजन हाड़ा। इन्होंने तो 1569 ईस्वी में, कब, 1569 ईस्वी में ही इनकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये 1569 में ही अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, 70 के दरबार के दौरान नहीं, उससे पहले ही कर चुके हैं अधीनता स्वीकार। तो ये एक बार आप इसको लिख लीजिए। देखो भाई, अगला जो कार्यक्रम है आगे जो बात करते हैं, इसी अभियान के दौरान एक व्यक्ति और था। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रसेन, जो कि कहां के शासक थे, मारवाड़ के। तो इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चंद्रसेन थे। राव चंद्रसेन, तो ध्यान रखिएगा, राव चंद्रसेन की बात करता हूं। राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तथा नागौर दरबार को बीच में छोड़कर ही चला गया। मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन हैं, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था तथा नागौर दरबार को बीच में छोड़ के चला गया था। ये जो राव चंद्रसेन है, इनको कुछ उपनामों से जाना जाता है। इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे इनको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा, इन्हीं को कहते हैं मारवाड़ का विस्मृत नायक। मारवाड़ का क्या कहते हैं, विस्मृत नायक कहते हैं।
राजकुमार जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम। चंद्र मीना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये कुछ इनके नाम है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह राठौड़, उदय सिंह राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह राठौड़ ने क्या करी थी? अधीनता स्वीकार करी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो उदय सिंह राठौड़ है, तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना, उदय सिंह राठौड़ को 1583 में अकबर ने मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। इसको अकबर जो है मोटा राजा की क्या कर देता है? उपाधि प्रदान कर देता है। तो इसका नाम क्या हो गया फिर? मोटा राजा उदय सिंह। और इसी उदय सिंह राठौड़ ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई या मानीबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ किया था। नागौर दरबार चल रहा है। नागौर दरबार की आगे की चर्चा करी है कि मारवाड़ के कौन थे? राव चंद्रसेन थे। राव चंद्रसेन जो शासक थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। नागौर दरबार को ये बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे इनको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, इनको भूला बिसरा राजा कहते हैं, और इनको मारवाड़ का विस्मृत नायक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राव चंद्रसेन के बिग ब्रदर थे, बड़े भाई थे। ये मुख्य रूप से पहले नंबर के राम सिंह थे, दूसरे नंबर के आपके उदय सिंह राठौड़ थे। तो उदय सिंह राठौड़ दूसरे नंबर के थे, चौथे नंबर के आपके कौन थे? चंद्रसेन थे। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, राव चंद्रसेन शासक बने थे। शासक जो चौथे नंबर के पुत्र हैं राव चंद्रसेन बनते हैं, क्योंकि इनके पिता जो मालदेव राठौड़ जो थे, जिनको हसमत वाला शासक कहा गया है, जिनको 52 युद्धों का विजेता कहा गया है, उन्होंने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो चंद्रसेन ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी है, लेकिन उनके बड़े भाई उदय सिंह राठौड़ जो हैं, वो उनकी क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जब उदय सिंह राठौड़ ने उनकी अधीनता स्वीकार करी है, तो ये मारवाड़ का पहला राजा हो गया है। मारवाड़ यानी जोधपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। तो ये मारवाड़ का पहला शासक हो गया है जिसने मुगलों की क्या कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1583 में अकबर ने इनको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। इनको 1583 के अंदर अकबर मोटा राजा की क्या करता है? उपाधि प्रदान करता है। और उसके बाद में ये मोटा राजा उदय सिंह के नाम से क्या हो जाते हैं? प्रचलित हो जाते हैं। ये मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी पुत्री जो जोधाबाई है, जिसको जगत गोसाई के नाम से आप जानते हो, जिसको आप मानीबाई के नाम से जानते हो, उनका विवाह है अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ इन्होंने क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। और इस जोधाबाई से जो पुत्र होता है, उसी का नाम था खुर्रम, जिसको आपके बाद में आगे चल के जहांगीर ने 1617 के अंदर अहमदनगर संधि के बाद में शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो जोधाबाई से जो पुत्र होते हैं, उनका नाम खुर्रम या शाहजहां के नाम से वो क्या हुए थे? प्रचलित हुए थे। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये 1570 ईस्वी का नागौर दरबार था, जिसको मैंने आपको बताया है। ये नागौर दरबार पूर्ण रूप में क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक एक बार आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
नहीं नहीं, ये उपाधि है इनके ना, आपकी दिव्यांश उपाधि है ये। अब आगे आप देखिएगा, अगला जो अभियान है अकबर का अभियान है, तो अकबर का गुजरात अभियान। कौन सा अभियान पढ़ रहे हैं? गुजरात अभियान प्रथम कब हुआ? 1572 के आसपास। इनका जो गुजरात अभियान था 1572, ध्यान रखिएगा इस दौरान क्या होता है। हाँ देखो, अब गुजरात अभियान है 1572 में है। इस अभियान के दौरान क्या होता है? किस किस के मध्य है? अकबर वर्सेस मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय। ध्यान रखिएगा इस अभियान के दौरान अकबर के जो सेनापति हैं, अकबर के जो सेनापति हैं वो कौन थे? मिर्जा कोका अजीज। मिर्जा कोका अजीज। इस अभियान के दौरान इनके जो सेनापति रहे हैं वो कौन रहे हैं? मिर्जा कोका अजीज रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस अभियान के दौरान जो विजयी होते हैं वो भी कौन होते हैं? अकबर। अकबर ये युद्ध जीत गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र देखा। कौन सा समुद्र देखा? ट्रांबे। इससे पहले इन्होंने समुद्र नहीं देखा था। यह पहली बार हुआ कि इन्होंने क्या देखा है? समुद्र देखा है। भाई क्या देखा है? समुद्र देखा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में या फतेहपुर सीकरी के दक्षिण में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का क्या करवाया? निर्माण करवाया है। ये जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई लगभग 176 फीट ऊंचा है। भाई ऊंचाई कितनी है? 176 फीट। तो ये गुजरात का इसका पहला अभियान, गुजरात का प्रथम अभियान था। 1572 में यह अभियान करता है। अकबर वर्सेस मुजफ्फर खां तृतीय के मध्य यह अभियान होता है। अकबर के इसमें जो सेनापति थे उनका नाम है मिर्जा कोका अजीज। उनका नाम क्या है? मिर्जा कोका अजीज। इस अभियान के दौरान अकबर जीत जाते हैं और इसी अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा है, ट्रांबे। इन्होंने पहली बार क्या देखा है? समुद्र देखा है, जिसका नाम क्या रहेगा? ट्रांबे रहेगा। जिसका नाम क्या है? आपके ट्रांबे है। भाई इन्होंने पहली बार क्या देखा है? समुद्र देखा है। और समुद्र कौन सा देखा है? ट्रांबे। ध्यान रखिएगा इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में है। ध्यान रखिएगा ये जो फतेहपुर सीकरी है ये कहां पे है? आपके आगरा यूपी में। कहां पे है? आगरा यूपी। आगरा यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है। भाई यूपी से यहाँ तात्पर्य क्या है? उत्तर प्रदेश। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी के जो फतेहपुर सीकरी है वहां उसके दक्षिण के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 176 फीट है। तो ये गुजरात जो प्रथम विजय हुई उसके उपलक्ष्य में ये क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। तो सभी विद्यार्थी यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आगे अगला अभियान की बात करते हैं। फिर इन्होंने अभियान किया। भाई फिर इन्होंने अभियान किया था और ध्यान रखना कौन सा अभियान करते हैं? गुजरात अभियान ही करते हैं। गुजरात अभियान। और ये कौन सा अभियान है? द्वितीय अभियान है।
और ये भी कब किया जाता है? 1572 में ही होता है भाई। कब होता है? 1572 में। तो गुजरात का इनका दूसरा अभियान हुआ, और ये अभियान किस किस के मध्य है? तो अकबर वर्सेज मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा। अकबर वर्सेज मोहम्मद हुसैन मिर्जा, विजयी कौन रहता? अकबर। ध्यान रखिएगा, इस गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने द्रुतगामी अभियान कहा है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात का दूसरा अभियान भी करते हैं, तो गुजरात का ये दूसरा अभियान भी करते हैं 1572 में ही होता है। अकबर वर्सेज मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य होता है। इसमें जो अकबर खुद ही सेनापति थे, मुख्य रूप से सेनापति अलग से नहीं है, और अकबर स्वयं विजयी रहते हैं। जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, स्मिथ। स्मिथ ने इसे द्रुतगामी क्या कहा है? अभियान कहा है। इतिहासकार स्मिथ इसे द्रुतगामी अभियान क्या देते हैं? नाम देते हैं भाई। तो यहां तक एक बार आप इसको लिख लीजिए। देखो, अगले अभियान की बात कर लेते हैं। अगला जो अभियान करते हैं वो ध्यान रखिएगा कौन सा है? बंगाल व बिहार अभियान। बंगाल व बिहार अभियान 1574। बंगाल व बिहार अभियान 1574। तो ध्यान रखिएगा, वही आपके अकबर वर्सेज दाऊद खान। और इसमें अकबर के जो सेनापति थे, अकबर की तरफ से उसके सेनापति थे कौन? मुनीम खां। और इसमें मुनीम खां क्या रहे? विजयी रहे। और दाऊद खां जो था वो हार गया। सब दाऊद खां हार गया। ध्यान रखना, इसकी पराजय से, इसकी पराजय से उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से अफगान सत्ता का समापन हुआ। बंगाल व बिहार अभियान बात कर रहे हैं। बंगाल व बिहार अभियान 1574 में होगा। कब होता है? 1574 में होता है। अकबर वर्सेज दाऊद खां के मध्य ये अभियान होता है। इस अभियान के दौरान अकबर की तरफ से नेतृत्व अकबर के सेनापति कर रहे थे, जिनका नाम क्या है? आपके मुनीम खां है। सामने कौन थे? दाऊद खां थे। इस अभियान के दौरान मुनीम खां क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। कौन जीत जाते हैं? आपके मुनीम खां युद्ध जीत जाते हैं। दाऊद खां जो थे वो युद्ध हार जाते हैं। ध्यान रखना, दाऊद खां की इस पराजय से क्या हुआ? उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से, यानी निश्चित रूप से क्या हो गया? पूर्ण रूप से क्या हो गया था? जो उत्तरी भारत के अंदर जो आपके अफगान सत्ता थी, अफगानों की जो सत्ता थी, उसका क्या हो गया था? कार्यक्रम समाप्त हो गया था भी। मान सिंह को भी बंगाल अभियान दूसरा था। क्या आगे अभी और बहुत सारे अभियान है, अभी अभियान कंप्लीट नहीं है। वो तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में आगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लाहौर, काबुल सभी अभियान करेगा मान सिंह, वो आगे के अभियान है।
अकबर का अंतिम अभियान अशीरगढ़ अभियान है, तो वो तो आगे के अभियान है, अभी वो समाप्त नहीं हुए हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बंगाल और बिहार अभियान भी क्या है, कंप्लीट है। 1574 वाले हैं वो तो जो आप पूछ रहे हो, आपकी दिव्यांशी आप जो पूछ रहे हो वो अभियान हल्दीघाटी युद्ध के बाद में आएंगे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में आएंगे, मान सिंह जी हल्दीघाटी का युद्ध करेंगे। उसके बाद में जो आगे के अभियान है उन अभियानों के अंदर कौन भाग लेंगे आपके, क्योंकि 1576 का जब हल्दीघाटी युद्ध हारेगा मान सिंह, उसके बाद में मान सिंह जब अकबर प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे, तो उसके बाद में अकबर ने जो था मान सिंह प्रथम की मनसबदारी छीन ली थी तथा उन्हें अपने शाही दरबार से निकाल दिया था। 1576 में जो युद्ध लड़ा गया हल्दीघाटी वॉर, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में मान सिंह जी को अपने शाही दरबार से अकबर ने निकाल दिया था और उनसे उनकी मनसबदारी छीन ली थी। उसके बाद में कुछ समय बाद में यानी 1580 में 1580 के आसपास मान सिंह को पुनः सेवा में लिया था अकबर ने, और फिर उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लाहौर, काबुल आदि जगह का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद में कुछ वो 2 अभियान उनके महत्वपूर्ण आते हैं, जो मैंने आपको जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया है, जब आमेर का इतिहास पढ़ाया है, उसके अंदर जब मान सिंह मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें डिटेल से आपके साथ में चर्चा मैंने कर ली है सब। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बंगाल व बिहार अभियान 1574 वाला है। अकबर वर्सेस दाऊद खां के मध्य अभियान होता है। अकबर की तरफ से नेतृत्व करता मुनीम खां थे, मुनीम खां इसमें विजयी रहते हैं, दाऊद खां पराजित हो जाते हैं। इस पराजय की ने जो उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से अफगान जो सत्ता थी उसका क्या कर दिया है, दमन कर दिया है। अफगान सत्ता क्या कर दिया है, उसका समापन हो गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों यहां तक अकबर द्वारा जो किए गए अभियान हैं उनके अपन ने चर्चा करी है। किसी विद्यार्थी को इन अभियानों के अंदर यहां तक, ये हल्दीघाटी पूर्व जो युद्ध होगा, हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व के अभियान है। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व के अभियान में अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई तकलीफ है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है, आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व के अभियान करवा दिए हैं। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व जितने भी अभियान करते हैं कौन, आपके ध्यान रखिएगा, अकबर अपने सेनापति द्वारा करवाए चाहे स्वयं जाए, अकबर द्वारा जो अभियान करवाए गए हैं वो कंप्लीट है। इसके बाद में जो अगला अभियान होने वाला है वो इनका हल्दीघाटी का युद्ध होगा, जो अकबर मान सिंह प्रथम और आसिफ खां के नेतृत्व में करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सभी विद्यार्थी थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अर्जुन नाम, यस सर, ओके। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके अकबर चल रहा है, अकबर की क्लासेस चल रही है। अकबर के कुछ और अभियान है हल्दीघाटी, और उसके बाद में जो और अभियान किए गए हैं वो पढ़ेंगे। उसके अलावा अकबर के धार्मिक कार्य हैं जिनमें इबादत खाना है, महजर घोषणा है, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही हैं, उन सब की अपन जिक्र करने वाले हैं। चित्रकला में क्या योगदान है उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अर्जुन राम नाई सर, क्लास सर, धन्यवाद। रितिका, थैंक यू सर, ओके। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, कितना बड़ा और है अकबर का टॉपिक, हाँ और पढ़ेंगे अभी तो और बचा हुआ है ना। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आगे के अकबर की चर्चा है उसके साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।